चाय पी के आते हो या कुछ और भी करके आते हो? हैं? राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को होती है। कहाँ पर? जोधपुर में। उद्घाटन कौन करते हैं? सवाई मानसिंह द्वितीय। कहाँ के राजा हैं? जयपुर के। उस समय की क्या है? राज प्रमुख है। सवाई मानसिंह ने 29 अगस्त 1949 को कितने न्यायाधीशों को शपथ दिलाई? कितने? 12। एक मुख्य न्यायाधीश और 11 मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है? खंडपीठ कहां पर है? जयपुर। खंडपीठ को कब समाप्त कर दिया गया? 1958 में। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। और पुनः शुरू कब किया गया? 31 जनवरी 1977 को पुनः शुरू किया गया। उस समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। ठीक है, यह हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ष 2015 से राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 50 पद स्वीकृत है। ठीक है, अब हम हाईकोर्ट से संबंधित कुछ अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से भाग में है? संविधान के भाग 6 में है। और कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 214 से 232 में है। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे? आर्टिकल 214 पढ़ेंगे, या अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214। और अनुच्छेद 214 में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, यानी प्रत्येक स्टेट का एक हाईकोर्ट होगा। ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 214 में। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, एक हाईकोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956, और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 331 में यह लिख दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय, या 2 या 2 से अधिक राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अनुच्छेद 231, कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 231 में यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा संघ शासित प्रदेशों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा संघ शासित प्रदेशों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ये कौन से आर्टिकल में है? यह आर्टिकल 231 में है। कौन से में है? और ये बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 231। एग्जाम में सवाल पूछेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया
कि 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा संघ शासित प्रदेशों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। ठीक है, तो 214 में किसका उल्लेख किया गया है? प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी क्या हो सकता है? एक उच्च न्यायालय, या 2 या 2 से अधिक राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों का सम्मिलित रूप से एक उच्च न्यायालय हो सकता है। यही कारण है कि भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश होने के बावजूद 25 हाईकोर्ट है। ठीक है, क्योंकि कुछ राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का संयुक्त रूप से एक ही हाईकोर्ट है। ये प्रावधान कौन से संविधान संशोधन में किया गया? तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने कई बातें पढ़ी है। एक तो हमने यहाँ पढ़ा कि इसके द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। हमने राज्यपाल में पढ़ा था कि इस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, राज्यपाल पद का सृजन कर दिया गया। इसके अलावा और कहाँ पढ़ा है इसको? 7वां संविधान संशोधन। हाँ, कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 153 के तहत। तो यहाँ पर अनुच्छेद 214 में किसका उल्लेख है? प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 और अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में इसका जो आर्टिकल है 129 है, 129 के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। जबकि 215 के तहत हाई कोर्ट भी क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। ये अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? अभिलेख, अगर आपने अभिलेख के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा है क्या? अभिलेख के बारे में खूब सारे हमें हिस्ट्री से अभिलेख मिले, और वो जो अभिलेख है वो अभिलेख हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी, इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। या हम कह सकते हैं कि इतिहास की जानकारी के सबसे अच्छे जो सबूत है, जो साक्ष्य हैं, वो हमें क्या मिले हैं? अभिलेख के रूप में मिले। अब वो अभिलेख अगर पत्थर के ऊपर लिखे हैं तो हमने उसको कहा शिलालेख, वो स्तंभ पे लिखे हैं तो हमने कहा स्तंभ लेख, वो अगर गुफा में लिखे हुए हैं तो हमने उसको गुहा लेख कहा। ठीक है, इसके अलावा सिक्कों के ऊपर भी लिखे हुए हैं। कहने का मतलब है कि अभिलेख जो होते हैं एक प्रकार से साक्ष्य होते हैं, सबूत होते हैं। उसी प्रकार से जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के जितने भी डिसीजन होते हैं, निर्णय होते हैं, फैसले होते हैं और आदेश होते हैं, उन आदेशों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है अभिलेख के रूप में। और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, वो अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेशों की, उनके निर्णयों के और उनके फैसलों के अनुसार ही अपने फैसले सुनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी मुकदमे में, कोई हत्या का मुकदमा है और हत्या के मुकदमे में यदि आपके हाई कोर्ट ने हत्या के मुकदमे में अगर 7 वर्ष की सज़ा सुनाई है, किसी व्यक्ति को हत्या के मुकदमे में 60 साल की सज़ा सुनाई है, तो अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि हत्या के मुकदमे में किसी दूसरे व्यक्ति को 20 वर्ष की सज़ा सुनाएगा। क्योंकि हत्या के मुकदमे में ये स्थापित हो चुका है कि हाईकोर्ट ने इसके संबंध में क्या निर्णय दिया है? 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया है। अब एक प्रकार से वो अभिलेख बन गया। उसी अभिलेख को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय अपने फैसले सुनाते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। बाकी हाईकोर्ट के जितने भी आदेश होते हैं, जितने भी निर्णय होते हैं, उनको साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में, लंबे समय तक रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। और उन्हीं के निर्णयों के आधार पर जो निचली अदालतें होती हैं, उनके जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, वो उन्हीं रिकॉर्ड के आधार पर, उन्हीं निर्णयों के आधार पर अपने फैसले सुनाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि इसके जो आदेश हैं, हम लिखेंगे कि उच्च न्यायालय के आदेश को, उच्च न्यायालय के आदेश, निर्णय तथा फैसलों को सबूत
सबूत के रूप में, साक्ष्य के रूप में, या हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। यानी हाईकोर्ट ने जो आदेश दे दिया है उस आदेश को हमेशा आधार माना जाएगा अन्य फैसले सुनाने में, उसको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। और जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे, अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णयों में उच्च न्यायालय के आदेशों का, उच्च न्यायालय के आदेशों को आधार मानते हैं, आधार मानते हैं। उच्च न्यायालय के जो आदेश होंगे उन आदेशों को आधार मानते हुए जो निचली अदालतें होती है, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, वो अपने फैसले सुनाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट भी क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और आदेश को भी सुरक्षित रखा जाता है लंबे समय तक, और उसके आदेशों के आधार पर ही बाकी के जो हाई कोर्ट्स है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है वो अपने फैसले सुनाते हैं। आपको इतना सा ध्यान रखना है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, कौन सा आर्टिकल है। और सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो 129 होगा। लिख लिया। अभी आपकी क्लास 2 बजे से शुरू हो रही है या मॉर्निंग से चल रही है? सुबह 7 बजे से और शाम को 6 बजे तक। कुल मिला के आपकी रेल बनती है। थक जाते हो क्या आप? नहीं थकते ना? कौन कौन थक जाता है? हाथ खड़े करो देखे। अरे इस उम्र में आप थक जाते हो तो बाकी बुढ़ापे में क्या होगा फिर? अभी ये जो उम्र होती है युवावस्था, ये तो ऊर्जा का भंडार होता है। ठीक है, भरपूर आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। यदि अभी से आप थक रहे हो तो आपको अपने भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। हैं? मन से थक जाते हो? हाँ। अरे मैं भी तो सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक पढ़ाता हूँ। चलो, लिख लिया होगा ना? ये तो आप लोगों से बात करने का मतलब है कि बाद में आपस में बातें करते हो आप। हाँ, चलो आगे लिखो। आर्टिकल 4:15 बजे सुनाऊंगा। अनुच्छेद 216 और इसमें है उच्च न्यायालय का गठन। किसका गठन है? उच्च न्यायालय का गठन है। उच्च न्यायालय का गठन का मतलब है कि 216 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ये तो फिक्स है। और बाकी उसमें कितने अन्य न्यायाधीश होंगे फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है संसद के ऊपर। संसद निर्धारित करेगी कि अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, लेकिन एक क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश, वो फिक्स है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इसके अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में
प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। अन्य न्यायाधीश। तो 216 में केवल उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है कि उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है वह आर्टिकल 217 है, अनुच्छेद 217 है। और 217 के अंदर 3 सब क्लोज है। कितने सब क्लोज है? 3 सब क्लोज है। इसके अंदर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा। उसके अलावा न्यायाधीशों की योग्यता की बात की गई है, ठीक है। योग्यता के अलावा इसमें कार्यकाल की बात की गई है। इसके अलावा जब कार्यकाल की बात की जाएगी तो पद से हटाने की प्रक्रिया का भी उल्लेख 217 के अंदर ही है। तो आर्टिकल 217 जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यानी कहने का मतलब है उच्च न्यायालय का जो संपूर्ण सार है वो एक ही आर्टिकल में आपको मिलता है, 217 में। तो बेसिकली हमें जानना क्या होता है, हम ये तो जान चुके हैं कि प्रत्येक राज्य में क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश। अब हमारे दिमाग में यही तो प्रश्न आता है कि न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करता है और वो कौन लोग होते हैं जो कि न्यायाधीश बनते हैं, उनकी योग्यता क्या होती है और कब तक वे अपने पद के ऊपर बने रहेंगे, उनका कार्यकाल कितना होता है। ये सब का उल्लेख किसमें है, 217 में। और 217 में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नियुक्ति पढ़ेंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल। कौन कौन कह रहे हैं कि राज्यपाल करता है और कौन कौन कह रहे हैं कि राष्ट्रपति करता है। और बाकी को कोई मतलब नहीं है कि अपने हिसाब से जो भी है करवा दो। तो देखना इसमें जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है और साथ ही साथ संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी क्या करता है, परामर्श करता है। क्या करता है, परामर्श करता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में हम क्या लिखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के ये एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के परामर्श के साथ या परामर्श के बाद कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। भारत का जो राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति इस संबंध में सलाह लेगा, परामर्श लेगा। और किसकी सलाह लेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी भारत का जो CGI है, भारत का जो चीफ जस्टिस है, उससे परामर्श लेगा। इसके अलावा संबंधित राज्य के राज्यपाल से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से क्या लेगा, परामर्श। इनसे परामर्श करने के बाद जो है राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श होता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो परामर्श होता है, उस परामर्श को बोलते हैं 1+4 का परामर्श। किसका परामर्श, 1+4 का परामर्श। यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अकेला परामर्श नहीं देता है, इसके साथ में 4 लोग और परामर्श देते हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉलेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलेजियम बोलते हैं। ये बहुत
थोड़ा डीप जो है स्टडी है इसमें कि कॉलेजियम क्या होता है, व्यवस्था कब अस्तित्व में आई थी। तो जब भी भारत का राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांगता है तो ये कहता है कि मैं अकेला परामर्श नहीं दूंगा, मेरे साथ में 4 लोग और हैं, ये भी आपको परामर्श देंगे, सलाह देंगे। 1+4 यानी 5 का परामर्श होता है और इसको बोलते हैं हमें कॉलेजियम व्यवस्था। क्या बोलते हैं? कॉलेजियम व्यवस्था बोलते हैं, जो कि 1993 में अस्तित्व में आई थी और 1998 में इसका नाम क्या पड़ा? कॉलेजियम पड़ा था। ठीक है, पहले शुरुआत में क्या होता था? शुरुआत में केवल भारत का राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ही परामर्श करता था। केवल किससे परामर्श करता? मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है इसमें मुकदमे हुए, 3 जज केस इसमें होते हैं। जज केस फर्स्ट 1982, 1993 और 1998। आपको इतना डिटेल में जाना नहीं है, 3 जज केस होते हैं। उसमें फर्स्ट जज केस के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति केवल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ही परामर्श करेगा। सेकंड जज केस होता है 1993 और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने का मतलब है 1+2 से परामर्श। यहां पर 1+2 का मतलब क्या होगा? तो कहा कि 1 का मतलब तो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और बाकी 2 का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जज। 1993 और इसको हम कहते हैं कॉलेजियम। इसलिए हमने कहा कि कॉलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में कब आई? 1993 में आई। ठीक है, लेकिन इसका नाम कॉलेजियम कब पड़ा? 1990, क्योंकि इसमें तीसरा जज केस हुआ था 1998 में और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श प्लस 4 और वरिष्ठ न्यायाधीश से परामर्श, यानी 5 लोगों से परामर्श लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कॉलेजियम। क्या बोलते हैं? कॉलेजियम। तो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श का मतलब क्या है? कॉलेजियम से परामर्श, कॉलेजियम से परामर्श। और यहां पर कॉलेजियम से परामर्श का मतलब है 1+4 से परामर्श। कॉलेजियम का मतलब क्या है? 1+4, जहां पर 1 तो कौन है? एक तो है CJI, कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 जो होते हैं वो होते हैं सीनियर मोस्ट जज, वरिष्ठ न्यायाधीश। कहाँ के? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, आपको इतना हालांकि इसमें दिमाग पे जोर नहीं लगाना है। एग्जाम में सवाल सिंपल सा पूछा जाएगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उसमें 4 ऑप्शन आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल या राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। थोड़ा सा और अगर उसका स्टैंडर्ड हाई करेगा तो पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करके। ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल से परामर्श करके। या ऑप्शन डी, राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करके। तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा, जिसमें राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा लेकिन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा। और मुख्य न्यायाधीश से परामर्श का मतलब है 1+4 से परामर्श। इसको क्या बोलते हैं? कॉलेजियम व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई न्यायाधीशों की नियुक्ति। लिख लिया गया यहाँ तक? ये अभी तक तो समझ ही रहे थे, लिखो। कुछ लोग तो मैं देखता हूँ कि लिखते ही नहीं है, हाँ वो बैठे रहते हैं ऐसे ही और मोबाइल में ध्यान होता है उनका। वो केवल इतना ही ध्यान रखते हैं कि मास्टर ने गलत तो नहीं बताया कुछ, वो चेक करते रहते हैं। अरे सब ध्यान रखता हूँ मैं, है वो यही चेक करते रहते हैं। उनकी ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी, दूसरे व्यक्ति की कमी निकालने में, जबकि आपका जो फोकस है वो अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। मेरी कमियां निकालने के बाद भी अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो निकाल दो, मेरे अंदर 100 कमियां निकाल दो, मैं खुश हो जाऊंगा। सरदार खुश होगा और आशीर्वाद
चलो चार 15 हो गए। बैटरी डाउन हो गई क्या? शायरी का समय हो गया है, तो इसका भी समय होता है। ये लिखो तो सही पहले। मैं शायरी उसी को सुनाऊंगा जिसको समझ में आ गया। कॉलेजियम, कॉलेजियम किस किस के समझ में आ गया? हाँ, बाकी सुनना मत, कान बंद कर लेना अपने, ठीक है? मतलब बाकी को वैसे मतलब ही नहीं होता है। क्लास में जो हाथ खड़े करते हैं ना, पढ़ाई से उन्हीं को मतलब है। बाकी को ये है कि ठीक है, जो भी लिखा रहे हो वो ठीक ही है, हमारे तो बढ़िया है, कुछ ही लिखा दो भले। हाँ, और एक बात बताऊं मैं आपको, क्लास में वे स्टूडेंट जिनको कभी टीचर जानते ही नहीं है, उनका होता है सिलेक्शन। वो एकदम सही बता रहा हूँ मैं, रियल में, जो एकदम शांत बैठे हैं कहीं कोने में, मुझे नहीं पता वो कौन है, शांत बैठे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, और पता नहीं कब उनकी नौकरी लग जाती है। और जो ज़्यादा उछल कूद करते हैं क्लास के अंदर, वो क्लास में टीचर को हमेशा याद रहते हैं, और टीचर उनको हमेशा यही देखता है ऐसे उछल कूद करते हुए। अरे बहुत कम लोगों की नौकरी लगती है ऐसे लोगों की। लेकिन जो चुपचाप एकदम, जो छुपा रुस्तम होता है, अपना क्लास में आया, पढ़ाई की, घर पे गया और नौकरी लग जाती है। हैं? अरे बाहर तो कैसे ही होते होंगे, क्लास में तो सिंसियर होते हैं ना। तो एनर्जी होती है मनुष्य के अंदर, वो उस ऊर्जा का कहीं ना कहीं तो प्रस्फुटन होता ही होता है। तो ये लिख लिया क्या? सुनो भाई, 2 मिनट शायरी सुनो। आप, आपको ऐसे एनर्जी नहीं मिलती है। आप बोलो, बताओ बढ़िया शायरी। तो चाय थोड़ी है तो कि बढ़िया बनाना भाई अदरक डाल के। अब बढ़िया तो ये तो डिपेंड आप पे करता है कि आपको कितनी समझ में आ रही है। तो शेर ये है, जॉन एलिया का शेर है। आप लोग में से कौन कौन है जो कि जॉन एलिया के बारे में परिचित है? पाकिस्तान के शायर है जॉन एलिया। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जो शायर होते हैं, कलाकार होते हैं, वो सरहदें नहीं देखते हैं। तो इस बारे में भाव नहीं रखना है कि पाकिस्तान का है, वो क्या है, कलाकार है। तो जॉन एलिया के बारे में एक शेर है। जॉन एलिया खुद कहते हैं कि गली के नुक्कड़ पर और लड़कों के एक जमघट से, गली के नुक्कड़ पर लड़कों के जमघट से, न जाने किसने ये दर्द भरी राग में माहिया गाया। गली के नुक्कड़ पर लड़कों के जमघट से, न जाने किसने दर्द भरी राग में ये माहिया गाया। हमें किसी से मोहब्बत नहीं है दोस्त, लेकिन न जाने क्या हुआ कि दिले बेकरार भराया। ठीक है? अरे बीच में भूल गया था मैं तो, लेकिन बाद में याद आ गई। अब मेरे तो सांस और फूल गई बीच में। समझ में आई क्या? अब एक शायरी उन लोगों के लिए, 14 फरवरी गुजर चुकी है और आज कितनी हो गई? 16 हो गई। तो कई लोग जो दुखी हुए बैठे होंगे, तो उनके लिए मैं एक शायरी सुना रहा हूँ कि तारुफ समझते क्या होता है? परिचय होता है। तारुफ रोग बन जाए तो तोड़ना बेहतर, तारुफ रोग बन जाए तो तोड़ना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो छोड़ना अच्छा। और वे रास्ते जिनको लक्ष्य तक पहुंचाना न हो मुमकिन, वे रास्ते जिनको मंजिल तक ले जाना न हो मुमकिन, उनको एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ठीक है? अब इधर आ जाओ। अब नियुक्ति के बाद में क्या है? अरे मैं ये भूल गया। अब एक टीचर को कितनी भूमिकाएं निभानी पड़ती है? ठीक है? पढ़ाने के साथ साथ उसको शायरी भी सुनानी पड़ती है, आप लोगों का मनोरंजन भी करना पड़ता है। ये तो आप लोग बहुत सीधे हो, आप शायरी का ही बोल रहे हो, आप डांस का ही बोल सकते हो कि हमारा मन नहीं लग रहा है,
है? हाँ, आप लोग ऐसे ही बोल सकते हो कि हमारा मन नहीं लग रहा है, थोड़ा यहाँ मुजरा किया जाए, हमें मोटिवेट किया जाए। क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट फीस देता है और फीस देने के बाद में वो एकदम लग्जरी फील करता है, वो कुर्सी पे आके बैठता है एकदम चेयर पे, एकदम फीलिंग लेता है एकदम मुगल बादशाह जैसी, जैसे कि आपके मुगल बादशाह जिले इलाई अकबर बैठा है। हाँ ठीक है? पढ़ाएगा कौन फिर? गाना सुना दो और वो सुना दो। नियुक्ति पढ़ ली हमने, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इस संबंध में 2 लोगों से परामर्श लेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और इसके अलावा संबंधित राज्य के। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी योग्यता, कि वे कौन लोग हैं जो कि न्यायाधीश बन जाते हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो न्यायाधीशों की योग्यता पढ़ेंगे, न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की योग्यता। अरे पहले मेरे को शायरियाँ खूब याद थी, फिर क्या हुआ कि मैं जब से पढ़ाने लग गया तब से उधर से ध्यान हट गया मेरा, भूल गया मैं आजकल। अब मेरे को केवल ये याद रहती है पॉलिटी, इसमें कई बार भूल जाता हूँ। ठीक है, वरना पहले मेरे कोई काम तो था नहीं, तो पूरे दिन में यही करता रहता, मैं शायरियाँ सुनता रहता और पढ़ता रहता था, लोगों को पकड़ पकड़ के बुलाता, किधर आओ सुन के जाओ पहले। अब देखो न्यायाधीशों की जो योग्यता है, तो इसमें एक तो क्या होना चाहिए, हाँ वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सभी को याद है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और भारत का नागरिक होने के साथ साथ वह कम से कम उसको 10 साल का किसी भी उच्च न्यायालय में एडवोकेट के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तो भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव हो। किसका अनुभव हो? वकालत का अनुभव होना चाहिए। यानी 10 साल तक वो क्या रहे, कम से कम वकील रहे, या फिर उस वकील को क्या बोलते हो आप? अधिवक्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा तो नहीं है एग्जाम में अगर आ जाए अधिवक्ता रहा हो और आप सोचो कि अधिवक्ता क्या होता है, तो वकील को क्या बोलते हैं? अधिवक्ता बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडवोकेट। तो भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल तक क्या रहा हो? वकील रहा हो, या उसको वकालत का अनुभव रहा हो। अगर मान लीजिए ये नहीं है, तो इसके अलावा कौन सी योग्यता होनी चाहिए? भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायिक सेवा में, किसी भी न्यायिक सेवा में 10 वर्ष तक कार्य का अनुभव रहा हो। 10 वर्ष तक कार्य का अनुभव रहा हो, या तो 10 साल तक क्या रहा हो? किसी हाईकोर्ट के अंदर वकील रहा हो, और यदि हाईकोर्ट में वकील नहीं है और किसी भी राज्य क्षेत्र में, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायिक सेवा में, किसी भी न्यायिक सेवा में 10 साल तक कार्य का अनुभव रहा हो। अभी न्यायिक सेवा क्या होती है? क्या होती है? तो आपको पता होगा कि एक तो होता है हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, तो उनकी नियुक्ति तो कौन करता है? उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा हाईकोर्ट के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी क्या होते हैं? म्युनिसिपल कोर्ट होते हैं, है ना? म्युनिसिपल कोर्ट होते हैं। सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या बोलते हैं? सेशन कोर्ट बोलते हैं। जब वो दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तब तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जब वो फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसको बोलते हैं सेशन कोर्ट। उसके नीचे होता है म्युनिसिपल कोर्ट। तो इनके अंदर जो जज होते हैं, इसमें जज किसको नियुक्त किया जाता है? तो इसके लिए एक परीक्षा लगती है, आपको पता होगा, आरजेएस की। किसकी एग्जाम लगती है? आरजेएस का एग्जाम होता है। जैसे आरएस का एग्जाम होता है,
राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिससे आपके एसडीएम वगैरह बनते हैं, एसडीएम तहसीलदार बनते हैं। वैसे ही आपके आरजेएस का एग्जाम होता है, राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज, और इससे जो टॉपर्स होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनाया जाता है। थोड़ी रैंक कम होती है तो उनको म्युनिसिपल कोर्ट का जज बनाया जाता है। तो अगर आरजेएस की परीक्षा उन्होंने पास की है और किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या म्युनिसिपल कोर्ट में 10 साल का उनको अनुभव है कार्य करने का, तो भी उनको क्या बनाया जा सकता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ये होती है न्यायिक सेवाएं। कौन सी सेवाएं? न्यायिक सेवाएं होती है। तो इसमें अगर 10 साल का उसका अनुभव है, पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी किसी भी राज्य के अंदर 10 साल का उसको अगर अनुभव है, तो ऐसे व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो ये उसकी क्या हो गई? योग्यता हो गई। एक चीज़ ध्यान रखना, हम पढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, उसमें भी ये सेम लाइन है कि वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा वो भारत के किसी भी हाई कोर्ट में उसको 5 साल तक उच्च न्यायालय के पद 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहा हो, या 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट के अंदर वकालत का अनुभव हो। और उसमें एक योग्यता और है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रख्यात विधिवेता हो। क्या होना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की नज़र में प्रख्यात विधिवेता है, कानून का जानकार है, तो भले ही बाकी योग्यता उसके अंदर नहीं है, फिर भी वो सर्वोच्च न्यायालय का क्या बन सकता है? न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति की नज़र में वो अच्छा व्यक्ति होना चाहिए जिसको कानून की जानकारी। लेकिन इसमें नहीं है, हाईकोर्ट में ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रख्यात विधिवेता है राष्ट्रपति की नज़र में, तो उसको हाईकोर्ट का न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता। हाईकोर्ट के न्यायाधीश के लिए ये इन तीनों में से ये तो कंपलसरी है, इन दोनों में से कोई एक योग्यता पूरी होनी चाहिए। ये लिख लिया? चलिए, अब नियुक्ति हो गई, योग्यता हो गई, अब क्या बच गया? कार्यकाल। तो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष और 62 वर्ष। कहाँ पढ़ा आपने ये? 5 वर्ष, 65 वर्ष, 6 वर्ष, 62 वर्ष, ये वाली योग्यता जो है न्यायाधीशों की नहीं होती है। ठीक है, न्यायाधीशों की ऐसी योग्यता नहीं होती है। न्यायाधीशों के लिए अधिकतम आयु होती है, न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, और मिनिमम सर्विस का कोई प्रावधान नहीं है, अधिकतम आयु का प्रावधान है। तो यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का, तो वो अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हाईकोर्ट का न्यायाधीश है, तो वह अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक, 62 ईयर, 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। तो ये अधिकतम आयु का प्रावधान इसमें किया गया है। तो हम लिखेंगे इसमें कार्यकाल। कार्यकाल, और कार्यकाल में उल्लेख किया गया है अधिकतम आयु का, कि इसकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 62 वर्ष। अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट का है तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर, न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, एग्जाम में सवाल पूछा गया कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है, ये प्रावधान कब किया गया? आपको पता होना चाहिए कि पहले अधिकतम आयु का प्रावधान था 60 वर्ष। कितने वर्ष था? 60 वर्ष। लेकिन 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया, और इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था। वो संविधान संशोधन कौन सा था? तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, नोट लगा के, नोट 15वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा? 15वें संविधान संशोधन। और ये कब होता है? 1963 के द्वारा, 63 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु, सेवानिवृत्ति की आयु, अधिकतम आयु का मतलब क्या होता है? सेवानिवृत्ति की आयु होगी। जैसे ही 62 साल के हो जाएंगे, उसके बाद उनका क्या हो जाएगा? रिटायरमेंट हो जाएगा, वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 62 वर्ष कर दी गई। 62 वर्ष कर दी गई। तो ये संविधान संशोधन ध्यान में रखना है भाई, ये एग्जाम में पूछा हुआ है।
कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। बाकी इसमें 5, 65, 6, 62 ऐसा आए तो उसको क्या करना है, गलत करना है। ठीक है, 5, 65 जैसा कोई प्रावधान नहीं है, इसमें केवल अधिकतम आयु का प्रावधान किया गया है और वो कितनी होनी चाहिए, 62 वर्ष होनी चाहिए। प्रावधान कब किया गया, 1963 में। कौन सा संविधान संशोधन। अब कार्यकाल है 62 वर्ष तक का, लेकिन आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती 62 साल तक काम नहीं करवा सकते, तो ये अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यदि चाहें तो 62 वर्ष की आयु से पहले अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे, किसको देंगे, भारत के राष्ट्रपति को। किसको देंगे, राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यदि अपने कार्यकाल समाप्ति से पूर्व त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। इसके बाद में है आपके हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया, प्रोसेस। हटाने की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। तो वैसे तो इस आर्टिकल में इतना ही लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान है। इतना ही लिखा हुआ है इसमें, मैं भी ये लिख देता हूँ इसमें। तो हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के समान है। बहुत लंबी प्रोसेस हटाने की। सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाने की प्रक्रिया प्रोसेस सेम है और बहुत ही लंबी और कठिन प्रोसेस है, जटिल प्रोसेस है। आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को इतनी आसानी से नहीं हटा सकते। तो इनको हटाने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया अपनाई गई है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ताकि भारत की जो न्यायपालिका है वो निष्पक्ष रूप से और बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के अपना जो कार्य है वो कर सके और अपने निर्णय दे सके। यदि न्यायाधीशों को ये डर रहेगा कि संसद हमें कभी भी हटा सकती है, ठीक है, बहुत आसानी से हमको हटा सकती है, तो वे अपने निर्णय देने में जो है थोड़ा पक्षपात करेंगे और उनको हमेशा भय रहेगा कि यदि हमने सरकार के खिलाफ डिसीजन दिया तो सरकार हमें पद से हटा भी सकती है। तो इसके लिए बहुत ही क्लिष्ट प्रोसेस है। पहली बात तो इनको हटाने का आधार क्या है, इनको किस आधार पर हटाया जा सकता है। तो हटाने का जो आधार है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाने का आधार क्या है, आधार कह सकते हो या हटाने का कारण, किस कारण से इनको हटाया जाएगा। तो एक तो होता है सिद्ध कदाचार। क्या होता है, सिद्ध कदाचार। और दूसरा होता है असमर्थता या अक्षमता। यदि उस व्यक्ति के ऊपर कदाचार के आरोप यानी भ्रष्टाचार के आरोप, करप्शन के आरोप जो है वो सिद्ध हो जाए तो उस व्यक्ति को भारत की संसद दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा पद से हटा सकती है। या फिर असमर्थ यानी वह व्यक्ति जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर आसीन है, वह व्यक्ति यदि अपना कार्य करने में, अपने कर्तव्यों का पालन करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति को भी भारत की संसद विशेष बहुमत के द्वारा पद से हटा सकती है। तो हटाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। हालांकि लास्ट में साइन कौन करेगा, इसका मतलब हम कहते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अपॉइंट भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। अपॉइंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। त्यागपत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। और इनको हटाएगा भी कौन है, राष्ट्रपति हटाएगा। शपथ कौन दिलाता है इनको, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। शपथ के संबंध में ध्यान रखना कि शपथ इनको राज्यपाल दिलाता है। हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 219, कौन सा आर्टिकल है, 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। बाकी नियुक्त राष्ट्रपति करेगा, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे और हटाएगा भी कौन है। तो आधार कौन से, सेम आधार वही है, वही आधार है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए चाहिए, सिद्ध कदाचार और
असमर्थता, ये कि ये आधार, एग्जाम में आधार पूछते हैं कि किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ऑप्शन ए असमर्थता के आधार पर, ऑप्शन बी सिद्ध कदाचार के आधार पर, ऑप्शन सी संविधान का अतिक्रमण करने पर, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो ध्यान रखना दोनों आधार है इसके। लेकिन अगर पूछे राष्ट्रपति को हटाने का आधार क्या है, तो राष्ट्रपति को हटाने का केवल एक आधार है, संविधान का अतिक्रमण। संविधान का क्या होगा, वहां पर सिद्ध कदाचार असमर्थता नहीं होगा, दोनों का अलग अलग है। तो सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर इनको कौन हटाएगी, भारत की संसद, और विशेष बहुमत के द्वारा। लेकिन इससे पहले बहुत लंबी प्रोसेस होती है। मैं सिंपली बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको सुप्रीम कोर्ट की, दोनों की सेम ही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया इसके समान ही है। तो मैं आपको लिखना नहीं है, केवल मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं कि किस प्रकार से हटाया जाता है। तो मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर सिद्ध कदाचार असमर्थता के आरोप लग गए, और आरोप लगने के बाद में अब संसद को इसको हटाना है। तो हटाने के लिए संसद के दो सदन है, लोकसभा और दोनों में से किसी भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में लेकर आ रहे हो तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और यह प्रस्ताव यदि राज्यसभा में लेकर के आ रहे हो तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर। लोकसभा के संदर्भ में 100, राज्यसभा के संदर्भ में 50 सदस्यों के क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए। तभी यह प्रस्ताव जो है वो सदन का अध्यक्ष उसको एक्सेप्ट करेगा कि 100 सदस्य एक साथ लिख करके दे, साइन करके दे कि हम इस न्यायाधीश के खिलाफ यह प्रस्ताव लाना चाहते हैं। अब मान लीजिए मैं बात करता हूं लोकसभा की। मान लीजिए एक बार के लिए कि लोकसभा के 100 सदस्यों ने हस्ताक्षर के द्वारा ये लिख करके दिया कि हम इस न्यायाधीश के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाना चाहते हैं। इसके बावजूद भी लोकसभा के अध्यक्ष के पास में जो भी सदन का अध्यक्ष होगा, यदि विधानसभा में है तो विधानसभा का अध्यक्ष होगा, उस सदन के अध्यक्ष के पास में ये पूरी शक्तियां होती है कि उस प्रस्ताव को वह अनुमति दे भी सकता है और देने से मना भी कर सकता है। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। यदि लोकसभा का अध्यक्ष ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृति देने से मना कर देता है तो वो जो प्रक्रिया है, प्रोसेस हटाने की, वहीं पर समाप्त हो जाएगी। बात समझ रहे हो। लेकिन यदि वो अनुमति देता है तो ऐसी कंडीशन में वह 3 सदस्यों की एक कमेटी गठित करता है। कितने मेंबर की, 3 मेंबर की कमेटी गठित करता है। इन 3 सदस्यों में कौन कौन होंगे, तो एक तो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर ही आरोप है तो उसके स्थान पर होगा कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश। दूसरा होगा हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश, और तीसरा कोई होता है जाना माना विधिवेता, या जिसको कानून की जानकारी होती है। ये 3 सदस्यों की एक टीम, एक कमेटी बिठाई जाती है। ये कमेटी इसके आरोपों की जांच करती है कि इसके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो इसके ऊपर चार्ज लगे हैं, वो चार्ज सही है अथवा नहीं है। अब यदि इस कमेटी ने कह दिया कि इसके पर लगाए गए आरोप निराधार है, इनका कोई आधार नहीं है, तो जांच प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाएगी, हटाने की प्रोसेस वहीं पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि कमेटी ने कहा कि आरोप सही है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद में सदन में चर्चा होती है, लोकसभा में चर्चा होगी, और लोकसभा में चर्चा होने के बाद उस प्रस्ताव को लोकसभा के अंदर विशेष बहुमत से पारित करवाया जाएगा। और विशेष बहुमत से पारित करवाना कोई आसान काम नहीं होता है। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, सदन की कुल संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, यह होता है विशेष बहुमत। और बहुत क्लिष्ट प्रक्रिया है ये। अगर विशेष बहुमत से लोकसभा में पास हो गया तो अब इस प्रस्ताव को कहां भेजेंगे, राज्यसभा में। अब राज्यसभा के अंदर भी इसको विशेष बहुमत से क्या करवाना पड़ेगा, पारित करवाना पड़ेगा। दोनों सदनों में अलग अलग, एक साथ नहीं करवा सकते, अलग अलग करवाना पड़ेगा। अलग अलग अगर आपने विशेष बहुमत से इसको पारित करवा दिया, उसके बाद में राष्ट्रपति के क्या होंगे इसके ऊपर, उसके बाद में उस न्यायाधीश को हटाया जाएगा। इतनी क्लिष्ट प्रक्रिया है। और ऐसी क्लिष्ट प्रक्रिया रखने का कारण यही है, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का मूल ढांचा है। आर्टिकल आपके जो केशवानंद भारती केस है 1973, उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान है, संविधान का मूलभूत ढांचा है। इतनी क्लिष्ट प्रक्रिया रखी गई है। इस संदर्भ में जब मोदी जी की सरकार आई थी 2014 में, तो 2014-2015 के अंदर एक संविधान संशोधन लेकर के आए थे, 99वां संविधान संशोधन, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है
उस न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की कोई भूमिका ही नहीं है, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो कॉलेजियम है वो करता है। कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है, नाम राष्ट्रपति का है, लेकिन सिफारिश कौन कर रहा है? कॉलेजियम कर रहा है। और कॉलेजियम की सिफारिश को राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है, और राज्यपाल की परामर्श की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, राज्यपाल के परामर्श को भी दरकिनार किया जा सकता है, लेकिन कॉलेजियम की सिफारिश मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। कुल मिलाकर के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन बनेंगे, ये किस पर निर्भर करता है? ये कॉलेजियम पर, सर्वोच्च न्यायालय पर। इसमें सरकार की भूमिका बिल्कुल नहीं है। और किस लिए नहीं रखी गई है? ताकि न्यायाधीशों को पक्षपातपूर्ण, बिना किसी पक्ष के, निष्पक्ष रूप से और बिना किसी भय के अपने आदेश दिए जाए। ठीक है, वो किसी भी भय से काम नहीं करे, पक्षपात से काम नहीं करे, इसलिए। लेकिन 99वां संविधान संशोधन किया गया हमारे संविधान के अंदर, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015, और 99वें संविधान संशोधन के बाद में एक नया कमीशन बिठाया गया, एनजेएसी, और कहा कि अब से ये जो कॉलेजियम प्रणाली है, इस कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त किया जाता है। अब न्यायाधीश कौन बनेंगे, इसके संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश कॉलेजियम नहीं देगा, अब ये एनजीएसी देगा। एनजीएसी इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और कहा कि इस एनजीएसी के तहत 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी। कितने सदस्यों की? 6 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी। अब इस 6 सदस्यों में कौन कौन होंगे? तो कहा कि एक तो होगा इसमें प्रधानमंत्री, कौन होगा? पीएम होगा, सॉरी आपकी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, सीजीआई होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। दूसरा कौन होगा? तो कहा कि भारत का जो कानून मंत्री होता है, कौन होगा? विधि मंत्री, कानून मंत्री होगा। तीसरे में इसमें कहा कि 2 होंगे इसमें सीनियर मोस्ट जज, 2 सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। कितने हो गए? 2, 3 और कहा कि 2 जो होंगे वो क्या बोलते हैं उनको, कानून के जानकार। 2 कौन होंगे? कानून के जानकार, जाने माने विधिवेत्ता होंगे, जाने माने। ये इसमें 6 लोग होंगे। अब इसमें भी ये जो 2 कानून के जानकार हैं, ये कौन बनेंगे? इसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी, उसमें 3 मेंबर होंगे। वो 3 मेंबर तय करेंगे कि ये 2 लोग कौन कौन बनेंगे। उसमें खुद पीएम होगा। खुद कौन होगा? पीएम होगा। और पीएम के अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष का नेता होगा। और तीसरा कौन होगा? तीसरा जो होगा भारत का मुख्य। ये तीनों मिलकर तय करेंगे कि ये 2 लोग कौन होंगे। कुल मिलाकर के इस कमेटी में कितने लोग होंगे? 6। अब इस कमेटी में जो 6 लोग हैं उसमें देखिए पीएम की भूमिका भी है, उसमें कानून मंत्री, ये भी कौन है? सरकार का आदमी है। प्लस यहाँ पर ये 2 लोग आएंगे, ये भी किसके आदमी आएंगे? क्योंकि इसमें पीएम और विपक्ष का नेता 2 है, ठीक है, सरकार के आदमी आएंगे। कुल मिलाकर के अब जो न्यायाधीश आपके सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन होंगे, इसमें सरकार की भूमिका होगी। जब सरकार की भूमिका होगी तो सरकार के लोग ही चुन करके आएंगे। जब सरकार के लोग न्यायालय में आ जाएंगे तो आप सोचिए कि न्यायालय की हालत क्या होगी। उसके बाद में न्यायपालिका कभी स्वतंत्र रूप से या निष्पक्ष रूप से निर्णय कर पाएगी क्या? उसके निर्णय हमेशा सरकार की ओर झुके हुए होंगे। ठीक है, तो ये जो 99वां संविधान संशोधन है, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपील ली और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 99वां संविधान संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। ठीक है, और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो संविधान का मूल ढांचा है। संसद किसी में भी परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको प्रभावित किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकती। इसलिए 99वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, उसको शून्य घोषित कर दिया। बात समझ में आई क्या? एग्जाम में अगर सवाल पूछ ले कि प्रक्रिया बताओ 100 शब्दों में, बता दोगे क्या? यह मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो ये संविधान संशोधन आपको याद रहेगा। कौन सा था? 99वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2015 में किया गया। और किसका गठन किया गया इसके तहत? एनजेसी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको
रद्द घोषित कर दिया। हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, तो लास्ट में मैं इतना लिख देता हूँ इसमें कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। अब बताओ, इतनी कठिन प्रोसेस होगी तो क्या किसी न्यायाधीश को हटाया जाएगा क्या? तो भारत में आज दिन तक किसी भी न्यायाधीश को, चाहे वो हाई कोर्ट का है चाहे सुप्रीम कोर्ट का है, उसको कभी भी पद से नहीं हटाया गया है। ठीक है, कभी भी पद से। हालांकि 3-4 न्यायाधीशों के खिलाफ मुकदमा चला है, प्रोसेस शुरू करने की प्रयास की गई है, लेकिन वो प्रस्ताव कभी भी पास नहीं हो पाया है। तो ये आपको नीचे नोट लगा के लिखना है कि आज तक भारत के किसी भी न्यायाधीश का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय। लिखो नोट लगा के। पहले ये लिखोगे, पहले ये लिख लो। कहाँ जाऊं तो क्या आपका काम समाप्त हो गया है? अब इधर आके बैठ जाओ। तो ये नोट्स याद होने के साथ साथ शायरी किस किस को याद है आज वाली? हाँ, वो भी याद करनी है, वो भी एग्जाम में आएगी। पहले नहीं पढ़ी? अरे आपके अगर पल्ले पड़ती तो पॉलिटी पल्ले पड़ जाती। मेरे को पता है, इसीलिए मैं ऐसी सुनाता हूँ जो आपकी समझ में नहीं आए। जब भी कभी कोई शायरी समझ में नहीं आए, कविता समझ में नहीं आए, इसका मतलब समझना चाहिए कि उस कविता का, उस शायरी का एक लेवल है। ठीक है, और हम अभी तक उस लेवल तक पहुंचे नहीं है। इसका मतलब है कि सर ने बहुत गहरी बात की है कोई। तो घर पे जाने के बाद सुनना उसको 3-4 बार। ये वीडियो रहेगा आपके पास ऐप पर, और सुनने के बाद में उसको समझने का प्रयत्न करना, बाद में उसकी सप्रसंग व्याख्या करना। दोनों प्रश्नों के जवाब दे तो दिए मैंने। जयपुर खंडपीठ में कितने जिले शामिल हैं? 17 जिले हैं? 15 है? 15 है क्या? चलिए, अगर इसमें 15 होंगे तो मैं विथ सॉरी आपको उसमें चेंज करवा दूंगा। ठीक है, कल चेंज करवा दूंगा अगर उसमें 15 हुए तो। मैं इसको एक बार देख लेता हूं। इसके अलावा क्वेश्चन है कि 15वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं प्रतिनिधि निर्वाचित हुई? 25, 27 हुई थी, बताया ना मैंने आपको। कितनी हुई थी? 27 सही है, 27 गलत नहीं है, 27 सही है। 24 + 1, ये क्या मतलब हुआ 24 + 1 का? महिलाओं की संख्या जो है, अरे उसमें ऐसा होगा, मैं बताऊं आपको कि जब विधानसभा के चुनाव हुए उस समय 25 महिलाएं जीती होगी, उसके बाद में 2 महिलाएं उपचुनाव में जीत गई होगी, है? तो कुल मिलाकर के 15वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या 27 थी। ये आंकड़ा गलत नहीं है, 100% सही है, इसके ऊपर मैं श्योर हूं। लेकिन जयपुर खंडपीठ में जिलों की संख्या 15 है या 17, इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगा। ठीक है, इसको मैं कल आपको कंफर्म करके बताऊंगा। बाकी 27 महिलाएं थी, ये सही है।
अगला क्वेश्चन। क्या दिखा रहे हो? अरे उसमें 27 सही है, छोड़ो आप। इसमें नया क्वेश्चन है आपके लिए कि राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? तो संसदीय सचिव को शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री। कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री दिलाता है। किसका प्रश्न था ये प्रश्न अच्छा रहा, ठीक है? हैं? पिछली भर्ती में आया था क्वेश्चन और मैंने बताया नहीं होगा। हाँ, तो इसमें जो मुख्यमंत्री है वो संसदीय सचिव को शपथ दिलाता है। संसदीय सचिव का उल्लेख जो है संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में 3 ही प्रकार के मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। लेकिन चौथे प्रकार के मंत्री और होते हैं संसदीय सचिव। इसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है, ठीक है? ये संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन फिर भी जो सरकार होती है वह सरकारें अपने कार्यकर्ताओं को और मंत्रियों को खुश करने के लिए राजनीतिक रूप से जो है संसदीय सचिव की नियुक्ति करती है, ठीक है? इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन कैबिनेट मंत्रियों को सपोर्ट करना और इसके अलावा विधानसभा के जो अन्य कार्य होते हैं उनमें सहायता प्रदान करना। अन्य कार्य का मतलब झाड़ू पोछे नहीं होता है, जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनमें सहायता प्रदान करना। ये लिख लिया क्या? इसके बाद नोट लगा के लिखो। नोट लगा के लिखेंगे कि भारत में आज तक मोहनलाल सुखाड़िया के समय सबसे पहले संसदीय सचिव नियुक्त किए गए थे। ये सुनना था क्या? वाह, मतलब उत्तर पता है, लेकिन चेक किसको करना है? पता नहीं उत्तर आपको? ये पता था आपको? हाँ, वरना ये सवाल आपके उपज का मन में सवाल कैसे उपज गया? ये ऐसा सवाल उसी के मन में उपजता है जिसने पढ़ रखा है, ठीक है? लिखो, नोट में लिखो। भारत में आज अरे मास्टर को चेक मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। अपने पढ़ाई पे फोकस करो। मेरे में कितना ज्ञान, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं जो पढ़ा रहा हूं वो अगर आपने पढ़ लिया ध्यान से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। लिखो नीचे नोट लगा के, हैं? लेकिन ये जो ऐसे बच्चे होते हैं ना वो मेरा भला करते हैं, ये बात है। मैं फिर और अधिक पढ़ के आता हूं और धीरे धीरे मैं क्या बन जाऊंगा? हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा मेरे अंदर निवास कर जाएगी। लिखो, भारत में अब तक है, अरे अब तक में आज तक में क्या फर्क है? इतने भोले टाबर हो आप। भारत में अब तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के द्वारा पद से नहीं हटाया गया है। भारत के किसी भी न्यायाधीश को अब तक इस प्रक्रिया के द्वारा पद से नहीं हटाया गया है, ठीक है? तो ये आपके आर्टिकल कौन सा हो गया? 217 जो आर्टिकल है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट आपके सिलेबस में सीधा रिलेटेबल नहीं है, लेकिन चूंकि हम राजस्थान की पॉलिटी पढ़ रहे हैं इसलिए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। तो पढ़ना उतना ही है जितना काम का है, बहुत अधिक डेप्थ में नहीं पढ़ना है। 217 में आपको न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में पता होना चाहिए, योग्यता क्या क्या है और कार्यकाल 62 वर्ष की आयु। कब किया गया? 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। और इसके अलावा ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। हटाएंगे कौन इसको? राष्ट्रपति। किसके द्वारा?
दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद में राष्ट्रपति उसको हटाता है। हटाने के दो आधार है, दो कारण है, सिद्ध कदाचार और चलिए आगे है आर्टिकल 219। 218 कहाँ गया, चला गया कहीं पे, तो अपने काम का है वो पढ़ेंगे। आर्टिकल 219 सारे पढ़ाऊं क्या? ये बता तो दो कि आपको पता है कि नहीं है, ये तो बता दो सर। लिखो 219, न्यायाधीशों की शपथ। न्यायाधीशों की शपथ। क्या? हाँ, कौन सा नहीं बताया था? अरे तो लेवल फर्स्ट के हो गया आप? लेवल फर्स्ट के अंदर मैं बताऊं आपको ईमानदारी से, आपके क्वेश्चन आएगा एक संविधान में से। कितना प्रश्न आएंगे? एक सवाल आएगा। और एक सवाल क्या पूछा जाएगा पता है क्या आपको? आपको पूछेंगे कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में? आपने पूरी रामायण पढ़ी, पूरा संविधान पढ़ा, सरल सा प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि आप अपना लेवल देखिए, पहले आपका लेवल है पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो एग्जामिनर है वो चाहता है कि आपको संविधान के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। बाकी सभी सब्जेक्ट के अंदर भी आपको केवल उसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और आप लोग प्रयास करते हो अंबेडकर बनने का, करना नहीं है। मेरे को यदि शुरुआत के अंदर 4-5 क्लास इसी में लगती है बच्चों को समझाने में कि थोड़ा सा कंट्रोल आपको खुद के ऊपर रखना है, मास्टर को चेक नहीं करना है, मास्टर में पूरी श्रद्धा रखनी है, श्रद्धा और विश्वास रखना है, तभी आप सीख पाओगे। और श्रद्धा और विश्वास नहीं है फिर तो भले आपको कुछ ही कह दे कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, लोगों को उस पर विश्वास नहीं है। उस पर भी लोगों ने प्रश्न उठाए कि क्या सबूत है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। ऐसे लोग भी इस देश के अंदर। तो जब तक विश्वास नहीं होगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा कि ये जो हमें बातें बताई जा रही है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, ठीक है, उनकी पत्नी का नाम सीता था, रावण ने उसका हरण कर लिया था, हनुमान ने उनके भगत थे, ये सब बातें जो है हमें माननी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा। बाकी इनके सबूत क्या है? अगर सबूत में आप जाओगे तो आप कभी भी अपने जीवन के अंदर इतने में उलझे रह जाओगे, बाकी कुछ कर ही नहीं पाओगे। उलझना नहीं है कभी भी। दूसरी बात, कभी भी आपको किसी ऐसे प्रश्न के अंदर जहां पर लगे कि इस किताब में ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, यानी डाउटफुल लगे, इसका मतलब तय मान के चलिए कि वह प्रश्न या वह लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएगी। एग्जामिनर कभी नहीं चाहता है कि उसके प्रश्न के ऊपर डाउट लगे, उसके प्रश्न के ऊपर वापस जो है क्या बोलते हैं उसको, आपत्ति लगे। एग्जामिनर खुद आपत्ति से बचना चाहता है। तो किताबों में अगर विवाद है, टकराव है एक किताब से दूसरी किताब के लिए डेट का, तो इसका मतलब है कि उसको किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया है, इसीलिए वो गलत है। किसी में कुछ लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ है। तो कभी भी विवाद में उलझना नहीं है। जहां कहीं भी लगे कि इसमें तो ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, छोड़िए। पढ़ने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, बाकी चीज़ों को छोड़ता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है कि ये इसका उत्तर क्या होगा। इस चक्कर में जो बाकी बातें हैं, 99 बाकी बातें हैं, वो छूट जाती है उससे, वो कभी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है। बात समझ रहे हो क्या? अगर जीवन में सफल होना है, जहाँ पर आपको गलती लग रही है उसको छोड़िए, उससे आगे निकलिए और बाकी जो चीज़ें हैं उनको पढ़ाया जाए अच्छे से। क्योंकि 100 में से 100 नंबर लेकर नहीं आने आपको 100 में से अगर 80 नंबर भी लेकर के आ जाओगे तो भी आप टीचर बन जाओगे। हाँ, न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का, और जल्दी लिखो टाइम हो रहा है। संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। अच्छा, इनकी जो शपथ है
राज्यपाल की जो शपथ है उसका उल्लेख जो है संविधान की अनुसूची 3 में किया गया है। किस में किया गया है? तो न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख, न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख या शपथ के प्रारूप का उल्लेख संविधान की अनुसूची, किस अनुसूची में है? अनुसूची 3 में है। और 2 में क्या है? वेतन भत्ते हैं। तो संविधान की अनुसूची 3 के अंदर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोनों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 के अंदर किया गया है। ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल, कौन सा है? 221 है क्या? अनुच्छेद 220 में क्या है? पता ही नहीं ना, इसका मतलब काम का नहीं है। 21 में है वेतन भत्ते। 21 में क्या है? वेतन भत्ते। किसके वेतन भत्ते? न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं। तो न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में इसका उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। और इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन कितना होता है? कितना होता है? 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये। आपको कितना वेतन मिलेगा मास्टर बनने के बाद? अन्य न्यायाधीश पहले 2 साल तक तो आपको मिलेंगे 22,700 रुपये। अन्य न्यायाधीश को मिलेंगे 2,25,000। और जब 2 साल का प्रोबेशन हो जाएगा तब आपको मिलेंगे 36,000 रुपये। हाँ, उसके बाद में वेतन जो इतनी स्पीड से बढ़ता है कि अगले 5-6 साल में वो 50,000 को भी क्रॉस कर जाएगा। उसके अलावा जो नौकरी होती है वो एकदम शाही नौकरी होती है, आपको राजाओं वाली फीलिंग आएगी। ठीक है। स्कूल में एक नीम का पेड़ होगा बहुत बड़ा, नीम के पेड़ के नीचे सारे बच्चे बैठे हैं और आप एकदम कुर्सी लगा करके बैठे हो। वहाँ पे बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं अपने, और आप अपने हिसाब से लगे हुए हो नींद लेने में, आराम से नींद ले रहे हो, या फिर मोबाइल के ऊपर रील देख रहे हो धीरे धीरे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे आपसे सवाल भी नहीं पूछते। या तो आप मास्टर की हालत ख़राब कर देते हो कि ये भी बता वो भी बता। वहाँ बैठे हो आराम से, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। लिखा दिया आपने पार्टी में डाल दिए कैसे कबूतर कैसे खरगोश, कि इसके ऊपर अपने हाथ फेर, तो वो हाथ ही फेरता रहता है उसके ऊपर। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,50,000 रुपये। और बाकी जो न्यायाधीश है उनका 25,000 रुपये कम है, 2,25,000 रुपये। हाँ जी बोलो, लिख लिया क्या? इधर से मुझे क्वेश्चन की आवाज़ आई थी, नहीं पूछना है क्या? छोड़ो। इसके बाद में अपने आर्टिकल ध्यान रखना है। इसमें कौन सा? 20। आर्टिकल 222 में क्या है? न्यायाधीशों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण। न्यायाधीशों का स्थानांतरण। इसमें एक लास्ट आर्टिकल हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद 226। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता प्राप्त है। क्या प्राप्त है? रिट अधिकारिता प्राप्त है। अनुच्छेद 32 आपने पढ़ा था, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत पढ़ा था क्या? सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश,
प्रतिहार थोड़ी है, हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अरे वो किस में लिखा हुआ है इंजेक्शन रिट? वो गलत है, ऐसी कोई रिट नहीं होती। उसमें ये लिखा होगा कि जो उच्च न्यायालय वो इंजेक्शन रिट जारी करता है ना, सुई लगाता है, ये लिखा हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है कि जब कोई भी रिट काम नहीं करती है तो उच्च न्यायालय जो है वो किसी व्यक्ति की क्या लगाता है? इस प्रकार की कोई रिट नहीं होती है। रिट नहीं है, ये रिट है। ये रिट क्या है बता रहा हूं अभी आपको। तो उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की कौन कौन सी है? तो एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है आपके परमादेश, परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध। चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार परीक्षा। इन पांचों को मैं इंडियन पॉलिटी में समझा चुका हूं, यहां पर समझना आपके लिए आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में इतना पूछा जाएगा कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में निहित है। कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 226 के तहत होगा। और रिट का मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को या संस्था को कार्य करने के लिए जो है वो सक्रिय करता है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है तो किसी व्यक्ति को यदि इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ रिट जारी करता है और रिट जारी करके उस व्यक्ति को छुड़वाता है। क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। परमादेश का मतलब होता है कोई सरकारी आदमी यदि ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्तव्य पालन करवाने के लिए जो है उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 प्रकार की रिट है। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि समय हो रहा है। आपको ध्यान क्या रखना है कि उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। और कौन से आर्टिकल में? 226। जबकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। इतना सा ध्यान रखना है केवल आपको कि उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा है। उसका कारण क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और अनुच्छेद 32 आपातकाल में निलंबित हो जाता है। ठीक है, जब आपातकाल लगता है, आपातकाल के समय मौलिक अधिकार जो होते हैं वो निलंबित, यानी उस समय आपातकाल में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं होता कि वो रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जारी कर सकता है, क्योंकि आपातकाल में अनुच्छेद 226 निलंबित नहीं होता है। दूसरा कारण कि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य विषयों के अंदर भी रिट जारी कर सकता है। तो इसका मतलब है कि हाई कोर्ट की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से, रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। इस बात का ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो ये आपके हाई कोर्ट हो गया। अब इसमें 2-4 लाइनें लिख लेते हैं कि पहला कौन था, सबसे अधिक कार्यकाल किसका था। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। चलो, ये क्या लिख रही है आगे? ये लिख रही है क्या? तो फिर मेरे को लग रहा है ना कि लिख रही है। अब लिखेंगे अपने अन्य तथ्य या विशेष तथ्य लिख लो। विशेष तथ्य। विशेष तथ्य में पहला पॉइंट लिखेंगे कि उच्च न्यायालय का, राजस्थान उच्च न्यायालय का, राजस्थान उच्च न्यायालय के
प्रथम न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत शर्मा नहीं है, वर्मा है। कमलकांत, शॉर्ट में बोलते हैं इनको के वर्मा। एक सवाल पूछा जाता है आपसे कि संविधान के लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद में, संविधान लागू होने के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश क्या नाम था उनका? कैलाशनाथ वांचू। क्या नाम था? कैलाशनाथ वांचू। और कैलाशनाथ वांचू के बारे में ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले न्यायाधीश भी कौन है? सर्वाधिक कार्यकाल वाले न्यायाधीश भी कौन है? कैलाशनाथ वांचू है। वर्तमान न्यायाधीश कौन है? वर्तमान न्यायाधीश कौन है? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? मदन मोहन श्रीवास्तव। मदन मोहन श्रीवास्तव, हाँ, मनिंदर मोहन, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ये पहले कार्यवाहक थे थोड़े दिन के लिए। इससे पहले थे ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट के क्या बन गए? न्यायाधीश बन गए। इसलिए उनके स्थान पर कार्यवाहक किसको बनाया गया था? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को। और इनको वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। कौन से नंबर के हैं ये? 42 में। इनसे पहले कौन थे? 41 में। 41 में कौन थे? 41 में कौन थे? ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है, जी मसीह है, एजी मसीह है। शॉर्ट में लिखा हूं एजी मसीह है, एजी मसीह है, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है। ये थे राजस्थान के 41वें मुख्य न्यायाधीश। अब तक राजस्थान में कितनी महिलाएं हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है? तो ये बात फैक्ट याद रखना है आपको कि न तो भारत में, न तो सुप्रीम कोर्ट में, न ही हाई कोर्ट में, आज दिन तक भारत में कोई भी महिला किसी भी हाई कोर्ट में और किसी भी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, किसी भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं रही है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज तक कोई भी महिला नहीं बनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं रही, लेकिन न्यायाधीश रह चुकी है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? कांता कुमारी भटनागर। क्या नाम था? कांता कुमारी भटनागर, जो कि राज्य मानवाधिकार आयोग की भी पहली अध्यक्ष थी। है, अगर पूरे भारत में हाईकोर्ट की बात की जाए कि पूरे भारत के हाईकोर्ट के अंदर पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो कौन थी? लीला सेठ। क्या नाम था? क्या नाम था उसका? लीला सेठ जो है वह हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है, लेकिन राजस्थान की नहीं है, हिमाचल प्रदेश। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की न्यायाधीश थी ये। लेकिन पूरे भारत में जितने भी हाईकोर्ट है उन सभी हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। जबकि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो पहली कौन होगी? फातिमा बीवी। अगर भारत में हाई कोर्ट की बात की जाए तो लीला सेठ, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट की बात की जाए तो कांता कुमारी भटनागर। ठीक है, कांता कुमारी भटनागर।
और वर्तमान में जो राजस्थान हाईकोर्ट है उसमें 3 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? वर्तमान में 3 महिलाएं हैं। वर्तमान में 3 है। कितनी है? 3। कौन कौन सी है? मेरे को नाम याद है कि नहीं पता नहीं। एक का नाम तो है सुबा मेहता, सुबा मेहता। एक का नाम है रेखा बोराना। क्या नाम है? रेखा बोराना। और तीसरे का नाम है नुपुर भाटी, नुपुर भाटी। मुझे लगा भूल गया होगा मैं। 3 के नाम आपको याद करने हैं, सुबा मेहता, रेखा बोराना और नुपुर भाटी। ये वर्तमान में तीनों महिलाएं जो है राजस्थान हाईकोर्ट की न्यायाधीश है। तो ये कुछ फैक्ट्स जो हैं इसमें अलग से याद करने होते हैं। ये आपके जो हाईकोर्ट है वो कंप्लीट है। ठीक है, कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा? स्थानीय स्वशासन। सिलेबस लिखाया था क्या मैंने आपको? आप सिलेबस में आपके 3 टॉपिक बचे। एक तो आपके स्थानीय स्वशासन, इसके बाद में सचिवालय, जिला प्रशासन और महत्वपूर्ण आयोग। 4 टॉपिक बचे हुए। चलिए कल अपन पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन। यहाँ तक आपके हाईकोर्ट कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद।